नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमन वोहरा। सो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में करेंगे लेवल ऑफ लर्निंग में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। यानी कि देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी आज इसमें हम करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो अगर आपको रेगुलर क्लासेस चाहिए विद पीडीएफ नोट्स, तो आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं 9885234440। यहाँ पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसमें आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, जो कि पेड व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जिसमें हम आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ नोट्स देते रहेंगे, तो आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी। अगर आपको बिल्कुल फ्री तैयारी करनी है तो वीडियो को देखिए, लिखते जाइए, फ्री में तैयारी करिए। अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप करके व्हाट्सएप ग्रुप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे इसे, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, तो इसे अच्छे से देखते रहिए। ये बिल्कुल न्यू वीडियोस है, तो इस सेशन में हम बिल्कुल न्यू वीडियोस आपको दे रहे हैं। जो पिछले वीडियो हमने अपलोड किए थे वो पिछले सेशन के लिए थे, लेकिन इस बार बिल्कुल न्यू वीडियो है, तो आप बिल्कुल न्यू वीडियो के अकॉर्डिंग चलिए, तो आपका 100% जो है वो नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। तो देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का मतलब होता क्या है? क्लासिफिकेशन, यानी कि ब्लूम का क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, हिंदी में से कहते हैं वर्गीकरण। तो इन शॉर्ट बात करें, ब्लूम ने क्लासिफिकेशन दी है लर्निंग्स के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे जो बेंजामिन ब्लूम है वो 1913 से 1999 तक रहे थे। इन्होंने सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1956 में अपना एक क्लासिफिकेशन दिया है ना, अपना इन्होंने टैक्सोनॉमी दिया। बाद में जिसे 2001 में 2001 में रिवाइज किया गया है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्यूशन था। लेकिन बाद में रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालिसिस, एवेल्युएट क्रिएट कर दिया गया, तो इसे रिवाइज किया गया बाद में। तो इसे हम पूरा डिटेल में समझेंगे, तो चलिए देखते हैं इसे एक बार। तो देखिए, इन ब्लूम टैक्सोनॉमी द स्किल्स इन्वॉल्विंग एनालिसिस, एवेल्युएशन एंड सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या है? क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज आर थॉट टू बी हायर ऑर्डर, रिक्वायरिंग डिफरेंट लर्निंग एंड टीचिंग मेथड्स देन द लर्निंग ऑफ फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट। अब देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है कि यहाँ पे हमें एनालिसिस मिलता है, एवेल्यूशन मिलता है, सिंथेसिस मिलती हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं हमें हायर ऑर्डर में। हायर ऑर्डर मतलब आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, हायर ऑर्डर, ये पहले तीन है, ये क्या है? ये हायर ऑर्डर है इनकी। ये क्या है? ये हायर ऑर्डर है। नीचे वाले क्या है? ये लोअर ऑर्डर है। तो ये कहते हैं कि जो हायर ऑर्डर है, जो सबसे उप जो ऊंचा पार्ट है, जो सबसे हायर पार्ट है, तो उसमें क्या है कि हमें डिफरेंट टाइप की लर्निंग, डिफरेंट टाइप के टीचिंग मेथड हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि ब्लूम अपने टैक्सोनॉमी में कहते हैं कि जो हायर ऑर्डर है, यानी कि जो ऊपर के तीन है, सिंथेसिस है, एवेल्यूशन है, वो क्या है? हायर ऑर्डर है। उसमें क्या है? हमें डिफरेंट टाइप की टीचिंग और लर्निंग देखने को मिलती है, डिफरेंट टाइप के टीचिंग मेथड मिलते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग नोन एज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिसे हॉट्स कहते हैं, इज़ अ कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म बेस्ड ऑन लर्निंग। अब देखिए, ये जो हायर ऑर्डर थिंकिंग है, ये स्किल्स हैं, ये कौन सा कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट है एजुकेशन में रिफॉर्म के लिए। किसके ऊपर? लर्निंग में। यानी कि लर्निंग में कुछ भी हमें कुछ नया सीखना है, करना है, तो उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। एजुकेशन में रिफॉर्म की ज़रूरत है। वो किससे पॉसिबल है? वो है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से। It involve the learning of complex judgmental skills such as critical thinking and problem solving। अब देखें, यहाँ पे क्या है कि क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आप, अगर आपने देखिए कोई टॉपिक सोचा है, समझा है, अच्छा से जाना है, तो आप ये समझेंगे कि ये टॉपिक है क्या, ये सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, वो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। वो होती है क्रिटिकल थिंकिंग। किसी की चीज़ के बारे में सही गलत का पता होना, तो हम उसे क्रिटिकल थिंकिंग कह सकते हैं। अगर कोई चीज़ हमें गलत लगती है तो हम इसमें गलतियां ढूंढते हैं, तो वो होती है क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसमें क्या है? हमें जजमेंटल स्किल आती है यहाँ पे, है ना। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ अच्छे से सीख ली, और आप देखेंगे इसमें कमियाँ क्या हैं, अच्छी क्या है, तो आप वो कैसे करेंगे? वो लर्निंग से ही करेंगे। तो इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी आसानी से हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी दिक्कत आई, जैसे आपने बहुत लंबा टॉपिक, लेंथी टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन जब आपने उसे सॉल्व किया अच्छे से, तो आपने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। मैथ्स के सवाल देखिए बहुत मुश्किल है, डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत मुश्किल लगता है जिन बच्चों को, लेकिन आप क्या करेंगे? उसे
आसान कर लेंगे। जो आपके सामने प्रॉब्लम थी आपने उसे सॉल्व कर लिया। सो देखिए, इन 1956 अंडर द लीडरशिप ऑफ बेंजामिन ब्लूम ए न्यू विजन ऑफ फॉर टीचिंग नाउ कॉल्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी was developed which focused on understanding, analysis and evaluating concept, principle, procedure। अब देखिए 1956 में डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने एक नया विज़न दिया टीचिंग का, जिसे ब्लूम टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो इसमें क्या था, फोकस किसके ऊपर करना था, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर और एवेल्यूएटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो इसी के जो प्रिंसिपल है, इसी का जो प्रोसीजर है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो आगे बढ़ी। यानी कि देखिए, एजुकेशन रिफॉर्म हुआ, एजुकेशन के यहाँ पे हमें कुछ लेवल्स बताए गए, जिसको ध्यान में रखते हुए हम उन लेवल को जांचते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। यानी कि जो लर्निंग के जो डोमेन है वो 3 है। कोग्निटिव डोमेन, जिसका मतलब है फोकस ऑन नॉलेज, यानी कि हमारी नॉलेज के ऊपर फोकस होना। नेक्स्ट है साइकोमोटर डोमेन, यानी कि फोकस ऑन स्किल, जिसमें हम देखिए कि जैसे हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। अफेक्टिव डोमेन, यानी कि फोकस ऑन एटीट्यूड, जो हमारे हार्ट से जुड़ा है, दिल से जुड़ा हुआ है। कोग्निटिव मतलब दिमाग से संबंधित है, ये हमारे माइंड से, जो हमारी नॉलेज के ऊपर फोकस करता है। साइकोमोटर हमारे फिजिकल जो हैंड्स वगैरह है, फिजिकल जो चीज़ है उससे फोकस है, फोकस ऑन स्किल के ऊपर। इफेक्टिव डोमेन इफेक्टिव डोमेन का मतलब क्या है, फोकस ऑन एटीट्यूड, जो हमारे हार्ट से, जो हमारी भावनाएं निकलती हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूँ कि जो गांधी जी हैं, गांधी जी ने देखिए कंसेप्ट दिया है 3R का और 3H का। ये सीधा ही डायरेक्ट कनेक्ट करता है इससे। तो कैसे करता है, देखिए गांधी जी को जो 3H है, 3R है, उसका मतलब क्या है। 3H का मतलब है हैंड, हार्ट और हेड। हैंड, हार्ट और हेड। और R का मतलब है रीड, राइट और अर्थमेटिक, है ना। तो देखिए, हैंड, हार्ट और हेड का मतलब क्या है, 3H का मतलब क्या है कि हमारा दिल, दिमाग और हमारे हाथ, यानी कि जब हमारा दिल दिमाग आपस में मिलता है तो हम अच्छे से एक्टिविटी करते हैं। देखिए यहाँ पे कोग्निटिव डोमेन है ना, कि हमारे दिमाग से संबंधित है। साइकोमोटर क्या है, हमारे फिजिकल हैंड से, फिजिकल से है, जिसमें हम अपने फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। इफेक्टिव डोमेन क्या है, जहाँ पे हमारा दिल जो काम करता है, हमारी भावनाएं काम करते हैं। तो सेम देखिए, यहाँ पे गांधी जी ने भी कहा है कि जो हमारा हैंड, हार्ट और हेड है, यानी कि जो हमारा दिल दिमाग है, उसको अगर हम मिलाएं तो हम एक अच्छी एक्टिविटी करते हैं। उससे क्या है कि नई चीज़ निकल के आती है, यानी कि जो भी हमें करना है वो सही चीज़ें होती हैं। तो देखिए यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताया, साइकोमोटर फिजिकल एक्टिविटी, तो हैंड साइकोमोटर डोमेन किससे है, रीड से। हार्ट क्या है, स्पिरिचुअल, यानी कि राइट से। और कोग्निटिव डोमेन क्या है, अर्थमेटिक से, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम दिमाग से। और स्पिरिचुअल जो है, हम लिखते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, राइट से लिखते हैं। और साइकोमोटर क्या है कि जब हम पढ़ते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। 3H गांधी जी के द्वारा, हैंड, हार्ट और हेड, ठीक है, हैंड, हार्ट और हेड। और कोग्निटिव में ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए हेड का काम क्या है, विज़न, ठीक है, विज़न क्या है, नॉलेज, कल्चर। हार्ट का काम क्या है, पैशन। हैंड्स का काम क्या है, एक्शन करना, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ को सोचते हैं, नॉलेज को शेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो दिमाग हो गया है ना, हमारे दिमाग में क्या है, बहुत सारी नॉलेज है। तो नॉलेज किस में होती है, दिमाग में। तो दिमाग किस में होता है, हेड में होता है ना, हमारे सर में। इसलिए हम इसमें नॉलेज को लेते हैं, शेयर करते हैं। हार्ट में क्या है कि हमारे अंदर जो भी मोटिवेशन आती है, जो भी स्ट्रेंथ आती है, जो भी चीज़ें हमारे अंदरूनी निकलती है, दिल से निकलती हैं। एक्शन में क्या है कि जब हम अपने हैंड, यानी कि जब हम क्या करते हैं कि लिखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ टास्क करते हैं, वो चीज़ें। तो कोग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर, अफेक्टिव के साथ साथ हमें ये 3H करने ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे अच्छे से देखिए। तो ये आपको किसी भी लेक्चर में नहीं मिलेगा। मेरी कोशिश है कि आपको मैं यहाँ पे डीपली समझाऊँ। सो देखिए, फर्स्ट आता है कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन क्या है कि हमारे दिमाग से संबंधित, यानी कि हमारी नॉलेज। तो देखिए, कोग्निटिव डोमेन कंप्राइज 6 सब कैटेगरी, नेमली नॉलेज, नॉलेज के साथ देखिए कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन एनालिसिस,
सिंथेसिस एंड एवेल्यूशन। देखिए यहाँ पे 6 चीज़ें हैं ये वाली, इसमें ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें कोग्निटिव में ये बताया गया कि हम जो चीज़ करते हैं वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। यानी कि देखें यहाँ पे कोग्निटिव डोमेन का मतलब क्या है, जब हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी चीज़ें दिमाग से जुड़ी हुई हैं, माइंड से जुड़ी हैं। देखिए हम यहाँ पे नॉलेज लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, वैलिडेट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम किससे करते हैं? दिमाग से। कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन इन्वॉल्व लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल एंड अदर 3 एनालिसिस, सिंथेसिस, एवल्यूशन इन्वॉल्व हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। है ना, आपको मैं यहाँ पे सिंपल सा क्लियर कर दूँ। देखिए ये वाली है, ये बताते हैं कि ये जो पहले 3 पार्ट है, नॉलेज से एप्लीकेशन तक, ये लो ऑर्डर है। ऊपर वाले जो है एनालिसिस, सिंथेसिस, एवल्यूशन, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। द ओरिजिनल कोग्निटिव डोमेन वाज डिस्क्राइब एंड पब्लिश इन 1956। दिस वर्क वाज रिटन बाय बेंजामिन ब्लूम, मार्क मैक्स इंगलिंगहार्ट, एडवर्ड फर्स्ट, वाल्टर हिल एंड डेविड कर्थवोल। अब देखिए जो ओरिजिनल जो कोग्निटिव डोमेन था वो किसने दिया था? वो प्रिस्क्राइब किया था 1956 में और पब्लिश हुआ था। ये वर्क रिटन किया गया था इन 5-6 जनों के साथ। ठीक है, ये जो 1 2 3 4 और ये 5 जो राइटर थे इन्होंने किया था। लेकिन ब्लूम का ही नाम आगे क्यों आया? है ना, ब्लूम का नाम आगे क्यों आया? क्योंकि देखिए वो ब्लूम जो थे वो सीनियर थे और प्राइमरी ऑथर थे, इसलिए उनका नाम पब्लिकेशन में सबसे पहले आता है। हम कहते हैं ना ब्लूम की टैक्सोनॉमी है वो कोग्निटिव से रिलेटेड है, वो साइकोमोटर से, वो सभी से रिलेटेड है। तो देखिए ब्लूम के साथ साथ और भी राइटर थे और भी थे उसके साथ में, कि ताकि उन्होंने एक अच्छी जो है वो डोमेन दिए। लेकिन ब्लूम का नाम इसलिए ज़्यादा फेमस हो गया क्योंकि देखिए वो सबसे सीनियर भी थे और प्राइमरी ऑथर भी थे, इसलिए उनका नाम सबसे पहले पब्लिकेशन में आता है। दस दिस सेमिनल वर्क बिकॉज कॉमनली नोन एज ब्लूम टैक्सोनॉमी, इसलिए देखिए हम इसे ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ब्लूम के साथ और भी जो जाने थे उन्होंने भी यहाँ पे देखिए अपना सहयोग दिया, अपना साथ दिया है। लेकिन ब्लूम सीनियर होने की वजह से, प्राइमरी ऑथर होने की वजह से, इसलिए उनका नाम ज़्यादा फेमस हो गया और नाम ज़्यादा आगे आ गया। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो ब्लूम के साथ और कौन से राइटर थे, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। कोग्निटिव डोमेन वाज रिवाइज्ड बाय लॉरेन एंडरसन एंड डेविड कर्थवोल इन 2001। अब देखिए जो कोग्निटिव डोमेन है इसे रिवाइज किया गया लॉरेन एंडरसन के द्वारा और डेविड कर्थवोल के द्वारा। किया गया। दीज जेंटलमैन आर प्राइमरी। अब देखिए जो डेविड कर्थवल है ये वही हैं जिन्होंने पहले 1956 में भी अपना योगदान दिया था, लेकिन फिर उन्होंने इसे क्या था रिवाइज किया लॉरेन एंडरसन के साथ मिलके। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो कोग्निटिव डोमेन है, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी चेंज की गई थी बाद में 2001 में रिवाइज की गई थी, तो वो किसने की थी? लॉरेन एंडरसन और डेविड कर्थवल ने। ये कौन थे? देखिए दीज जेंटलमैन आर द प्राइमरी ऑथर ऑफ द रिवीजन टू व्हाट हैड बिकम नोन एज ब्लूम टैक्सोनॉमी एंड ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव स्किल। ये देखिए प्राइमरी ऑथर थे जिन्होंने रिवाइज किया था। द न्यू वर्जन इन्वॉल्व रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालिसिस, एवेल्यूएटिंग, क्रिएटिंग। आपको यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये जो लॉरेन एंडरसन और डेविड कर्थवल थे ये स्टूडेंट थे किसके? बेंजामिन ब्लूम के। ये इन्हीं के ही स्टूडेंट थे। यानी कि जब 1956 में जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी आई उसको रिवाइज किया गया उनके स्टूडेंट के द्वारा, फिर जिसमें नई चीज़ें ऐड की गई। जैसे देखिए रिमेंबरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, अप्लाई है, एनालिसिस है, एवेल्यूएटिंग है और क्रिएटिंग है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें फैक्ट देखिए क्या है, हमें पहले ये देखना है कि कोग्निटिव डोमेन है क्या। कोग्निटिव डोमेन क्या होता है कि जो हमारे दिमाग से संबंधित है, हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम क्या है अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चीज़ों को नॉलेज लेते हैं, उनको लागू करते हैं, या हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके क्या करते हैं कि चीज़ों के बारे में सोचते समझते हैं। यानी कि जहाँ पे क्या है हमारा माइंड जो है वो काम करता है। दूसरी बात क्या है कि कोग्निटिव डोमेन में देखिए जो ब्लूम टैक्सोनॉमी दी गई थी वो कौन कौन से राइटर थे साथ में जुड़े हुए थे। उसके बाद ये जो लॉरेन एंडरसन है, डेविड कर्थवल है, ये 2001 में जिन्होंने रिवाइज किया था। अब देखिए यही सारी चीज़ें हम उसके ज़रिए समझते हैं।
तो देखिए ये है 1956 यानी कि 1956 का डोमेन, ये है 2001 का डोमेन। तो देखिए पहले ये नाउन फॉर्म में था, अब ये वर्ब फॉर्म में आ चुका है। तो देखिए ये पहले 3 जो लेवल हैं ये लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, यानी कि यहाँ पे बेसिक बेसिक काम होता है, लेकिन उसके ऊपर एनालिसिस सिंथेसिस एवैल्यूएशन है, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। इसमें बहुत ज़्यादा हमें हाई ऑर्डर, बहुत ज़्यादा एक अलग स्तर पे, एक अलग लेवल पे यहाँ पे जो लर्निंग होती है, ये लो लेवल लर्निंग है, ये हाई लेवल लर्निंग है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, सिंपल 1956 में क्या था, देखिए जो नॉलेज है वो थी। नॉलेज में क्या था कि जो हम सिंपल सिंपल नॉलेज लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि 2 × 2 होता है 4। इंडिया आज़ाद कब हुआ था, इंडिपेंडेंट कब हुआ था, 1947 में। हमें यहाँ पे बेसिक बेसिक चीज़ें याद करते हैं ना, जो हमें रटवाई जाती हैं, है ना। 1956 में ये जो चीज़ें आई थी, जैसे 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया, उसके बाद 2 × 2 4 होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हमें एक स्टैटिक पार्ट हमें बताती है, एक सिंपल सा, है ना। तो उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या है कि हम जब चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड समझते हैं, जब आप कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, देखिए आपको उसमें पैराग्राफ दिया जाता है, आपको उसमें क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, तो पहले आपको पैराग्राफ को पढ़ना होता है, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि पहले आपको चीज़ को समझना होता है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है कि जो आपको नॉलेज दी गई है, फिर आप यहाँ पे क्या है उसे समझेंगे, जानेंगे। 2 × 2 4 होता है, क्यों होता है ये समझना पड़ेगा। 1947 में जो आज़ाद हुआ था इंडिया, जो हमने नॉलेज में पढ़ा है, लेकिन कैसे हुआ था, कैसे आज़ादी मिली थी, पूरी आपको यहाँ पे उसमें समझाया जाएगा। नॉलेज में हमने सिंपल पढ़ा, कॉम्प्रिहेंशन में हमने उसे समझा। एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करके देखना। जब आप देखिए एग्ज़ाम जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यूजीसी नेट की तैयारी की, उसके बाद क्या किया, फिर आपने तैयारी करने के बाद जितनी तैयारी की थी, उसके बाद फिर आपने क्या किया कि उस तैयारी के साथ फिर आपने एग्ज़ाम दिया, यानी कि आपने अपनी नॉलेज को अप्लाई किया एग्ज़ाम में। उसके बाद देखिए एनालिसिस किया। एनालिसिस मतलब क्या होता है कि जब आपने एग्ज़ाम दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एग्ज़ाम देने के बाद जब आपके मार्क्स मान लीजिए आप क्वालिफाई नहीं हुए, तो आपने ये सोचा कि हाँ मैं यहाँ पे मैंने गलती की थी, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, तो आप अपनी कमियाँ वहाँ पे गिनते हैं, एनालिसिस करते हैं, है ना। तो अगर आपका मान लीजिए क्वालिफाई हो गया, आपका टारगेट था जेआरएफ का, लेकिन आप करे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई, तो आप एनालिसिस करके देखेंगे कि कमी कहाँ पे रह गई। तैयारी तो आपने जेआरएफ की थी, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो गया, लेकिन उसमें कहाँ पे कमी रह गई। फिर आप पूरा एनालिसिस करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, कितने क्वेश्चन चाहिए थे। तो यहाँ पे क्या है, चीज़ों को तोड़ना, है ना। एनालिसिस क्या है, चीज़ों को तोड़कर समझना, बिल्कुल ही तोड़ देना, टुकड़ों में बांट देना, उसे बिल्कुल समझना, एनालिसिस करना, हर एक पार्ट को अच्छे से समझना। नेक्स्ट है सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या है, देखिए सिंथेसिस होता है नई नॉलेज को क्रिएट करना, है ना, क्रिएट ए न्यू नॉलेज। जब हम किसी नई चीज़ का क्रिएशन करते हैं, एनालिसिस में हम तोड़ते हैं, सिंथेसिस में हम चीज़ों को क्रिएट करते हैं। जब हम क्रिएशन करते हैं एक नई चीज़ का, जब हम ट्रिक्स निकाल लिए या कुछ निकाल लिए, ये सारी चीज़ें जब हमने एक नई चीज़ बना दी, लेसन बहुत लंबा था, लेकिन आपने क्या किया, उसे शॉर्ट नोट्स में बना दिया, है ना, वो चीज़। लास्ट में था एवेल्यूएशन, यानी कि उसका हमने मूल्यांकन किया, एवेल्यूएशन किया कि जो हमने सीखा है, समझा है, क्या वो सही है, गलत है, क्या है। तो देखिए ये सारी चीज़ें पलटी, ये सारी चीज़ें पलटी कहाँ पे, 2001 में। अब इसमें 9 to वर्ब फॉर्म आया। अब इसमें हुआ क्या, देखिए यहाँ पे नॉलेज का नाम क्या हो गया, रिमेंबर, मतलब सेम है, लेकिन नाम इसका नया आ गया, रिमेंबर आ गया। और कॉम्प्रिहेंशन का नाम आ गया अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंड, है ना। नॉलेज में देखिए हम समझते हैं, रिमेंबर में भी हम चीज़ को याद रखते हैं, है ना। 2 × 4 नॉलेज ली या रिमेंबर की एक ही बात है। कॉम्प्रिहेंशन में समझा, अंडरस्टैंड में भी हमने चीज़ें को समझा। एप्लीकेशन या अप्लाई एक ही चीज़ है। देखिए यहाँ पे नाम बदला है, मतलब सेम है। एनालिसिस में भी सेम है। देखिए 1956 और 2001 में कॉमन बात एक कि जो पहले जो 4 लेवल है नीचे वाले, ये कॉमन है, लेकिन जो ऊपर के 2 लेवल है ये आपस में बदल गए। 1956 में जहाँ पे एवेल्यूशन सबसे ऊपर था, लेकिन 2001 में एवेल्यूशन को नीचे कर दिया गया। सिंथेसिस जहाँ पे नीचे था उसे सबसे ऊपर कर दिया गया, इनकी क्रिएट करना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, 2001 के अकॉर्डिंग क्या है, पहले हम चीज़ों को याद रिमेंबर करते हैं, याद रखते हैं, फिर उसे अंडरस्टैंड करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं। उसके बाद फिर हम
मूल्यांकन करते हैं, एवेल्युएट करते हैं कि जो हमने सीखा है समझा है वो क्या है। लास्ट में हम क्रिएट करते हैं, यानी कि पढ़ के, सीख के, समझ के, एनालिसिस करके, अप्लाई करके, सब कुछ करने के बाद एवेल्यूशन भी कर लिया, फिर हमने क्या किया, क्रिएट किया। जैसे मान लीजिए आपने जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो 50 पेज का टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया है ना। पहले आपने उसे याद भी किया, फिर आपने अंडरस्टैंड किया, फिर अप्लाई किया, फिर आपने एनालिसिस किया, फिर आपने एवेल्यूएट किया कि हाँ मैंने ये अभी पूरा कर लिया। फिर आपने क्या किया, क्रिएट किया। जो 50 पेज थे फिर उसको क्या किया आपने 10 पेज में कन्वर्ट कर दिया, शॉर्ट करके क्रिएट कर दिया। आपने क्या किया, एक नई चीज़ को क्रिएट किया, तो क्रिएट सबसे ऊपर आ गया। वैल्यूएशन पहले 1956 में सबसे ऊपर था, क्रिएट नीचे था, लेकिन क्या है अभी क्रिएट सबसे ऊपर कर दिया कि आपने जो चीज़ सीखने समझ के बाद, एवेल्यूशन करने के बाद, उसके बाद जो चीज़ बनाई है वो सबसे ऊपर आ गई। तो बस इतना सा फ़र्क है, ये पहले 4 लेवल सेम है, 2 लेवल यहाँ पे बदले हैं। सिंथेसिस यानी कि क्रिएट ऊपर आ गया, वैल्यूएशन यानी कि नीचे आ गया। तो देखिए ये था कॉग्निटिव डोमेन का, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया इसका पूरा। अब बारी आती है अफेक्टिव डोमेन की, जहाँ पे देखिए कॉग्निटिव हमारा रिलेटेड था दिमाग से, वही देखिए हमारा जो अफेक्टिव डोमेन है वो रिलेटेड है हमारी फीलिंग से, यानी कि हमारे हार्ट से या दिल से। तो यहाँ पे देखिए क्या है, दिस डोमेन वाज प्रपोज्ड बाय क्रथवोल, डेविड क्रथवोल, जो स्टूडेंट है मिजामिन, ठीक है, डॉक्टर ब्लूम के। इट इज़ concerned with feelings and emotion which can be arranged as simple to complex, receiving, responding, valuing, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन। अब देखें यहाँ पे क्या है कि इफेक्टिव डोमेन में हम क्या करते हैं, चीज़ों को, ये क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। पहले हम आसान चीज़ों को पकड़ते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स को। पहले हम नॉलेज को क्या है, रिसीव करते हैं, फिर उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर उसकी वैल्यू देखते हैं, फिर उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं। यानी कि इसमें क्या है कि हमारी फीलिंग्स आती है अंदर से, है ना। पहले हमने जो नॉलेज ली है, फिर हमें फील हुआ ये क्या है, ये बुरा है, अच्छा है, ये मुश्किल है, कैसा है। फिर हमने जब देखिए आपके सामने कुछ चीज़, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने डाटा इंटरप्रिटेशन आया या मैथ के क्वेश्चन आ गए, तो आपको फील हो गया, आपने नॉलेज रिसीव की, आपको फील हो गया कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है। जब भी आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो आप हमेशा डर जाते हैं। जब आपको कोई चीज़ आसान आती है तो आपकी फीलिंग क्या है, आप अंदर से खुश होते हैं। तो ये क्या है, हमारा अफेक्टिव डोमेन। यानी कि जब हमें चीज़ें मुश्किल लगती हैं हम बहाने बनाते हैं, है ना, हम उससे भागते हैं, तो हमारी फीलिंग अंदर से आती है ना कि हाँ ये मेरे से होगा नहीं। लेकिन जो आपको चीज़ आसान लगती है, आ जाती है, फिर आप उससे भागते नहीं हैं, फिर आपको वो जो फीलिंग है वो आपकी वो चेंज हो जाती है, वो पॉजिटिव फीलिंग हो जाती है। तो ये क्या है, अफेक्टिव डोमेन, यानी कि चीज़ों का हमारी भावनाओं के साथ, हमारे दिल के साथ जुड़ा होना। कॉग्निटिव क्या था, दिमाग से, अफेक्टिव क्या है, हमारी फीलिंग से। साइकोमोटर क्या है, साइकोमोटर देखिए पी से साइको और पी से फिजिकल, तो आप इसे भूलिए मत। इसमें हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, पी से साइको, पी से फिजिकल। फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे हम करते हैं। देखिए इसे काइनेस्थेटिक डोमेन भी कहते हैं। इट रिलेट्स टू द नेचुरल autonomic response or reflex. There are different model of psychomotor domain. Simpson had include perception, set, guide response, mechanism, complex overt response. इसका मतलब क्या है, to know what will be the result immediately after performance। यानी कि देखिए साथ में है यहाँ पे अडेप्शन और ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखिए क्या है कि हम इसमें क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ पे इसमें क्या है कि देखिए ये डिफरेंट टाइप के मॉडल जो है इसमें साइकोमोटर डोमेन की क्या है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ भी चीज़ सीख ली है ना, फिर हमने उसे लिखा है ना, फिर हमने उसे लिखना शुरू कर दिया, उसे अप्लाई ऑर्गेनाइज वे में करना शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर ली, फिर आपने उसे कागज़ पे लिखना शुरू कर दिया, आपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए। ये क्या है, ये साइकोमोटर डोमेन में आते हैं। पहले क्या है, दिमाग में चीज़ों को रखना, हमारी तो नॉलेज जो दिमाग में होती है। फैक्टिव डोमेन में क्या आया कि हमने चीज़ों को फील किया, समझा, फिर साइकोमोटर में आया कि हमने उसे उतारा कागज़ पर या उसे हमने लिखा जो हमारे दिमाग में था, जो हमारे दिल में था, ऑर्गेनाइज वे में किया, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम रिस्पॉन्स देते हैं,
Dave used imitation, manipulation, precision, articulation, naturalization. Harrow talk about movement by using reflex movement, fundamental movement, perceptual ability, physical activity, skilled movement and non-discursive communication. तो देखिए यहाँ पे हम इसके बारे में, जैसे यहाँ पे हमारी फिजिकल एबिलिटीज़ है, हम क्या लिखते हैं, हमारा स्किल कैसा है, स्किल डेवलपमेंट होता है ना, कि हमारा जो स्किल है वो कैसा है, किसी चीज़ को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, है ना, वो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ इसमें आती है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। सो देखिए जो हमने यहाँ पे देखा था, जो हमने नॉलेज वगैरह तो देख लिया, जो 2001 का है तो उसे हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। देखिए रिमेंबरिंग का मतलब क्या है, लेवल 1 है, ये 2001 वाला है जो नया आया है 2001 वाला। ये तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ लेकिन फिर आपको मैं 2001 वाला जो अपडेटेड है वो समझाता हूँ। देखिए रिमेंबर का मतलब क्या है, लर्न आर एबल टू रिकॉल ए वाइड रेंज ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल फ्रॉम स्पेसिफिक फैक्ट टू कंप्लीट थ्योरीज, बट दिस लेवल मेयरली रिक्वायर्स bringing to mind the appropriate information. Sample words include label, list, choose, read, recall, record, relate, review, select, write. देखिए रिमेंबर में क्या है, हम चीज़ों को याद रखते हैं। रिमेंबर का पहले नाम क्या था, नॉलेज नाम था ना 1956 में, 1956 में। लेकिन रिमेंबर कब नाम आया इसका, जब 2001 में। तो यहाँ पे क्या था कि जब हम स्पेसिफिक फैक्ट, यानी कि जब हम किसी चीज़ का स्पेशल फैक्ट याद करते हैं। 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया, 1950 में क्या था, हमारा जो रिपब्लिक डे, हमारा कानून बना, है ना। तो गांधी जी का जन्म कब था, 1869 2 अक्टूबर। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं जब हम फैक्ट को याद करते हैं एग्जैक्ट, है ना। जैसे फैक्ट क्या है, 1956 में बेंजामिन ने ब्लूम ने क्या था, अपना टैक्सोनॉमी दिया, 2001 में फिर से दिया। तो ये हमने फैक्ट याद किया, क्यों किया, क्या किया, ये हमने यहाँ पे नहीं जाना, ये किस में जानेंगे, अंडरस्टैंड में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम चीज़ों को स्पेसिफिक फैक्ट को करते हैं तो उसमें हम मेनली चीज़ क्या करते हैं, हम लेबल, लिस्ट, चूज, रीड, रिकॉल, ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं, है ना। ये क्या है, ये वर्ब्स हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। यहाँ पे हमारा काम क्या है, रिमेंबर में या नॉलेज में सिर्फ चीज़ को समझना। अंडरस्टैंड में क्या है, जब हम चीज़ों को अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं। यानी कि रिमेंबर में हमने क्या देखा था, इसमें 1956 में और 2001 में क्या था, ब्लूम टैक्सोनॉमी थी, पहले ये आई, उसके बाद इसे रिवाइज किया गया। रिमेंबर में किया। अंडरस्टैंडिंग में क्या देखा कि जो 1956 में आई थी उसके बाद 2001 में आई थी, उसे रिवाइज क्यों किया गया। अभी जो ये लेक्चर आपको मैं दे रहा हूँ, ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर है। यानी कि पूरा खोजना कि ये 1956 में क्या था, 2001 में क्या था, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। रिमेंबर हमने चीज़ को याद रखा, अंडरस्टैंडिंग में चीज़ को समझा, वो चीज़ है क्या, है ना। यहाँ पे चीज़ को डिफाइन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, एक्सप्लेन, इंटरप्ट किया जाता है और क्लासीफाई, ट्रांसलेट किया जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सो तीसरा है यहाँ पे अप्लाई करना। अप्लाई मतलब क्या है, देखिए अप्लाई क्या है कि जब हमने रिमेंबर भी कर लिया, जब हमने अंडरस्टैंड भी कर लिया, अब बारी आती है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई कहाँ पे, आपको अप्लाई करना है एग्ज़ाम में। जब देखिए आपने पूरा पेपर 1 पेपर 2 अच्छे से यूजीसी नेट की तैयारी कर ली, अब बारी आती है एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए कि जो आपने सीखा है, आपका जो भी कुछ आता है, तो उसे आप एग्ज़ाम में जब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप अपना नॉलेज वहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना। लर्नर अप्लाई देयर नॉलेज बाय यूजिंग इन अनदर फैमिलियर सिचुएशन फ्रॉम द वन इन विच इट वाज लर्नड। यानी कि जो आपने सीखा है उसे अप्लाई करने के बारी है, चाहे वो एग्ज़ाम हो चाहे कुछ हो। द एप्लीकेशन में इंक्लूड रूल्स, मेथड, कंसेप्ट, प्रिंसिपल, लॉ एंड थ्योरीज। देखिए यहाँ पे क्या है, अडेप्ट है, अप्लाई है, चेंज है, कंप्यूट है, कंस्ट्रक्ट, जर्नलाइज, इंटरप्रेट, इलिस्ट्रेट, मेक, शो, सॉल्व। यानी कि देखिए आपने पूरी यूजी नेट की तैयारी कर ली, फिर आपने एग्ज़ाम दिया, फिर आपने नॉलेज को अप्लाई किया। उसके बाद लेवल 4 आता है एनालिसिस का, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग का। अब देखिए आपने रिमेंबर किया, अंडरस्टैंड किया, अप्लाई भी कर दिया। अब देखिए आपका टारगेट था जेआरएफ का, आपका क्वालिफाई हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर या आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उसमें आप एनालिसिस करके देखेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करके देखेंगे कि आपकी कमी कहाँ पे रह गई।
आपके पास पेपर वन में 50 क्वेश्चन थे, पेपर टू में 100 क्वेश्चन थे, तो आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कहाँ पे गलती की, क्या था क्या नहीं था, ये सारी चीज़ें आप एनालिसिस करके देखेंगे। एनालिसिस होता है कि आप हर एक पार्ट को टुकड़ों में बांट देते हैं, है ना। ये कहेंगे कि पेपर वन, पेपर टू, पेपर वन में मैंने 50 क्वेश्चन में थे इतने सही किए, पेपर टू में से इतने सही किए, तो फिर आप उसका कैलकुलेशन करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं कि जो आपने जो सीखा है, जो कुछ है, आप उसे ब्रेक कर देते हैं पार्ट्स में। इनकी जो इन्फॉर्मेशन है आप उसे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं कि ताकि आप उसे और अच्छे से समझ पाएँ, आप किसी कंक्लूजन पे निकल पाएँ। वो चीज़ें इसमें क्या है, एनालिसिस, डिस्टिंग्विश यानी कि डिफरेंस, डिड्यूस और कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, इन्फर, डिकंस्ट्रक्ट, डिफरेंशिएट, कैलकुलेट, ये सारी चीज़ें आती हैं। जब आप अपनी नॉलेज को टुकड़ों में बांट देते हैं, फिर आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, वो होता है एनालिसिस। तो देखें यहाँ पे 5वां लेवल क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग का, यानी कि इवेल्युएट का। फिर आपने देखिए लर्नर एवेल्युएट व्हेन दे यूज इन डेप्थ रिफ्लेक्शन, क्रिटिसिज्म एंड असेसमेंट टू जस्टिफाई डिसीजन ऑफ और कोर्स ऑफ एक्शन। सैम्पल वर्ड देखिए, अप्रेज, आर्गू, असेस, चूज, कंपेयर, कंक्लूड, क्रिटिसाइज, क्रिटिक, डिबेट, डिटरमाइन, डिफरेंशिएट, डिस्क्रिमिनेट, एवेल्युएट, इन्फर, जज, जस्टिफाई, मेजर, रेकमेंड, वैलिडेट, ये सारी चीज़ें देखिए इसमें आती हैं। यहाँ पे क्या है कि जब आपने एवेल्युएट किया, क्रिटिकल थिंकिंग किया, देखिए क्रिटिकल थिंकिंग आप लेवल 5 में भी कर रहे हैं, 6 में भी कर रहे हैं, इसके साथ आपने क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस में भी लेवल 4 में भी किया था। यानी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो आपका लेवल 4, 5 और 6 एनालिसिस, एवेल्युएट, क्रिएट पे ये चलता ही रहेगा। एवेल्युएट में क्या है कि आप एवेल्युएट करेंगे, है ना। एनालिसिस में क्या था, आपने एनालाइज किया, टुकड़ों में बांटा। एवेल्यूशन में क्या है कि आपने ओवरऑल एवेल्युएट किया कि आपका रिजल्ट क्या है और आपको अब क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने एनालिसिस किया ना, मैंने पेपर वन में इतने क्वेश्चन ठीक किए, पेपर टू में इतने क्वेश्चन ठीक किए, आपने गलतियां नहीं देखी। एवेल्यूशन में क्या था कि आपने अब एक फाइनल डिसीजन यहाँ पे देख लिया कि आपको क्या करना है, आपको अगली बार तैयारी करनी है, आपको क्या करना है, फिर आप प्रॉपर प्लान बना के यहाँ पे चलते हैं। एवेल्यूशन में आप पूरी ही चीज़ का एक निचोड़ निकाल लेते हैं, वो होता है एवेल्यूशन। सो लास्ट है क्रिएट यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, लर्नर क्रिएट व्हेन दे जनरेट न्यू आइडिया, प्रोडक्ट और वेज ऑफ व्यूइंग थिंक। सैम्पल वर्ड देखिए, एक्ट, असेंबल, कंबाइन, कंपोज, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, डिज़ाइन, डेवलप, फॉर्मुलेट, जनरेट, हाइपोथेसिस, इमेजिन, प्रेडिक्ट, प्लान, प्रिपेयर, प्रोड्यूस। तो देखें यहाँ पे क्या है कि क्रिटिकल थिंकिंग में क्या है कि आपने सारा कुछ देख लिया, अब आपने सोचा, जैसे मान लीजिए पेपर वन, पेपर टू आपने दिया, आपका क्वालिफाई नहीं हो पाया, आपने पूरा एवेल्युएट कर लिया, फिर आपने क्या किया, एक क्रिएशन किया न्यू नोट्स का, है ना। आपने देखा कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, ये तो मैंने पढ़े ही नहीं थे, फिर आपने वो टॉपिक ऐड किए जो आपने पहले पढ़े नहीं थे, जो आपको चीज़ें मुश्किल लगती थी पहले, आपने फिर उसे पकड़ा, है ना। आपने क्या किया, एक नए नोट्स का क्रिएट किया, फिर आपने उसे क्रिटिकल थिंकिंग से क्या किया, एक नए नोट्स को लेके आए, जो क्वेश्चन आपने छोड़े थे फिर आपने उसे भी किया, यानी कि अब यहाँ पे आपने एक अच्छे नोट्स खुद से बनाए। फिर आपने सोचा कि इस बार मैं फिर से तैयारी करूँगा या करूँगी, मैं एक अच्छे नोट्स को बनाऊँ, तो आपने क्या किया, लेवल 6 में क्रिएट कर दिया। अभी तक आपने एवेल्युएट किया, अब आपने यहाँ पे क्या था, क्रिएट किया कि ताकि आपको कोई भी बुक ना पढ़ने पड़े, कोई भी नोट्स ना बनाने पड़े, आपने एक अच्छे नोट्स बना लिए। यानी कि जब भी आप किसी नई चीज़ का क्रिएशन करते हैं वो, तो देखिए फैक्ट्स क्या है यहाँ पे, देखिए बिकॉज क्वेश्चन यूज्ड ऑन नेशनल बोर्ड्स rely on critical thinking, make sure that you include the full spectrum of learning that includes taxonomy 4 level 2 through 6 level। देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले जो 3 लेवल हैं वो लोअर लेवल के हैं, जो आखिरी के 3 हैं लेवल 4 to 6 वो क्या है, वो हायर लेवल के हैं। तो ये क्या है, ये टैक्सोनॉमी में इंक्लूड है, इनकी ये किस में इंक्लूड है, टैक्सोनॉमी में, यानी कि क्लासिफिकेशन में। तो ये हमेशा ही यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जब भी आपको लर्निंग करनी है, फुल स्पेक्ट्रम में अच्छे से लर्निंग करनी है, तो आपको जो लेवल 4, 5 और 6 है, एनालिसिस का, एवेल्यूशन का, क्रिटिकल थिंकिंग का, है ना, तो यानी कि क्रिएशन का या सिंथेसिस का, तो ये आपको अच्छे से करना है। व्हेन यू थिंक एक्टिवली अबाउट द मटेरियल यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, you process the idea more thoroughly and construct extensive cognitive network, connecting new idea together and linking them to what you already know।
तो देखिए, जब भी आप किसी मटेरियल के बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप क्या है उसे लिंक करते हैं अपने प्रीवियस नॉलेज से। तो प्रीवियस नॉलेज से क्या है कि जब आप कनेक्ट करते हैं आपको एक नई आइडिया मिलता है। देखिए, जब आपने कोई चीज़ पढ़ी है ना, आपने मान लीजिए वो चीज़ को 2 बार पढ़ा है, तीसरी बार जब आप वो चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको एक नई चीज़ सुनने को मिलेगी। आप देखिए, आपने पहले अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा होगा, फिर आपने ये मेरा लेक्चर देखा, आपको इसमें बहुत सारी नई चीज़ें देखने को, सुनने को मिली होंगी। Remember that you do not learn much just by reading, memorizing and recalling material। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप रीडिंग करते हैं, मेमोराइज करते हैं, रिकॉलिंग करते हैं मटेरियल को, तो आप ये समझिए कि आप पढ़ नहीं रहे, लेकिन यू मस्ट एक्टिवेट योर लर्निंग बाय टॉकिंग अबाउट इट, राइटिंग अबाउट इट, रिलेटिंग इट टू पास्ट एक्सपीरियंस, अप्लाइंग इट टू योर डेली लाइफ, इन शॉर्ट मेकिंग इट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। यहाँ पे सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि जब आप रीडिंग करते हैं, मेमोराइज करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं। पढ़ना कब है, जब आप उसे दूसरों से शेयर करेंगे, अपनी लाइफ में उसे यूज़ करेंगे, तो आप समझिए कि आप लर्निंग कर रहे हैं। देखिए, जो आपने चीज़ पढ़ी है वो सही है, गलत है, क्या है, आपको कैसे पता चलेगा? जब आप किसी से डिस्कस करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा, है ना। तो अगर आपने सिंपली पढ़ लिया, समझ लिया और याद कर लिया, उसे अप्लाई नहीं किया, उसे किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो इससे आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी, आपको कमियां पता नहीं चल पाएंगी। तो ये थे इसके फैक्ट। तो ये था ब्लूम टैक्सोनॉमी। अगर आपको ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप डेली वीडियो पीडीएफ के लिए, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। सो आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी, कोई नोट्स नहीं बनाने। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।